नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकुमार फंडामेंटल रीजन का स्वागत करता हूं। अगला टॉपिक है आपका नॉन मॉनेटरी इनपुट्स। देखो, इनपुट जो भी हम अपने खेत में देते हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो हमारा इरिगेशन हो, पेस्टिसाइड हो, तो वो इनपुट होता है जो हमें आउटपुट के रूप में मिलता है। वो हमारा उपज होता है जिसे हम यील्ड कहते हैं। जो आउटपुट होता है, आउटपुट आउटपुट ये होता है हमारा क्या, यील्ड। यील्ड के साथ हमें मिलता है स्ट्रॉ। ठीक है, ये दो चीजें मिलती है, क्या होती हैं, आउटपुट। ठीक है भाई, इनपुट क्या होता है? इनपुट हमारा होता है, इनपुट अगर इनपुट की बात करें तो इनपुट जो है हमारा इनपुट होगा, इनपुट इनपुट हमारा है फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, केमिकल, ये सब क्या है, हमारे इनपुट्स होते हैं। ठीक है भाई, तो इनपुट और आउटपुट, तो ये जो इनपुट्स हैं फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, केमिकल, इरिगेशन, ये क्या है? ये मॉनिटरी इनपुट्स हैं जिन्हें पैसा लगाने की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ ऐसे इनपुट्स होते हैं जिन्हें हमें पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है और फिर भी हमारी फसल की उपज में वृद्धि करते हैं। ऐसे इनपुट्स को हम क्या कहते हैं? नॉन मॉनिटरी इनपुट्स कहते हैं। नॉन मॉनिटरी इनपुट्स दोस इनपुट्स ऑन विच मनी नॉट एक्सपेंडेड। ऐसे इनपुट्स जिनके लिए हमें पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम नॉन मॉनेटरी इनपुट्स कहते हैं और वो हमारी फसल की उपज में वृद्धि करते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला, टाइम ऑफ एप्लीकेशन। देखिए, किसी भी काम को करें, चाहे वो कोई भी चीज करें, चाहे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करें, इरिगेशन मैनेजमेंट करें, उसका समय बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम उसको किस समय कर रहे हैं। बात समझ रहे कि नहीं? किस समय कर रहे हैं, वो समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर सिंचाई देनी हमें 20 से 25 दिन पे है, इन केस ऑफ व्हीट, ड्रिलिंग जो हमारी CRI स्टेज है, एक क्रिटिकल अवस्था है, वो टाइम अप है, अगर उस समय हमने नहीं दिया तो सीधा सीधा क्या होगा, उसकी उपज में कमी आएगी, जड़ों की वृद्धि अच्छी नहीं होगी, रूट डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, साथ ही साथ टिलरिंग भी हमारी पुअर हो जाएगी। तो टाइम ऑफ एप्लीकेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, मेथड ऑफ एप्लीकेशन, विधि, आप किस विधि से जो है उसको प्रयोग कर रहे हैं। बात समझ रहे कि नहीं? ऐसी कंडीशन है जहां हिल एरियाज है, वहां स्प्रिंकलर इरिगेशन होगा, जहां लेवल है वहां पर आप जो है दूसरे मेथड्स को, सरफेस इरिगेशन मेथड्स को अपना सकते हैं। तो टाइम मेथड ऑफ एप्लीकेशन क्या है, आप किस विधि से उसको प्रयोग कर रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसके लिए हमें किसी प्रकार की पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ सिलेक्शन की आवश्यकता होती है। तो इसी में आता है आपका पहला कारक है टाइम ऑफ टिलेज। तो टिलेज में क्या करते हैं, जो समर टिलेज होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। गर्मी की जुताई, तो इसको सीधे सीधे हम IPM से जोड़ते हैं। किसे जोड़ते हैं? IPM से जोड़ते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो पेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है? सीधी सीधी बात है कि ये जैसे सॉइल है, इस सॉइल को हम जब लगातार एक ही गहराई पर जुताई करेंगे तो एक कठोर परत बन जाती है यहाँ नीचे। ठीक है, ये परत बन गई, क्या है ये? कठोर परत हो गई। तो जब हम नॉर्मल जुताई करते हैं तो टूटती है नहीं, क्योंकि नॉर्मल जुताई हम बहुत ही हल्की करते हैं। जब हम समर डीप प्लोइंग करेंगे तब क्या होगा, ये टूटेगी, इस तरीके से ये तोड़ देते हैं। तब क्या होता है, यहाँ जितने भी वीड शीड होते हैं, राइजोम्स होते हैं, अंडे होते हैं इंसेक्ट्स के, या उनके जो है प्यूपाज होते हैं, ये सब के सब एक्सपोज होता है, ऊपर हो जाते हैं और गर्मी में टेम्परेचर के कारण मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये कंप्लीटली हमारा क्या होता है, पेस्ट मैनेजमेंट होता है। और इससे क्या होता है, मिट्टी के अंदर जो कठोर परत है वो भी टूट जाती है, साथ ही साथ इन्फिल्ट्रेशन में वृद्धि होती है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है जिसमें कोई पैसा लगता ही नहीं, जुताई तो हमें करनी होती है। दूसरा क्या है, सोइंग टाइम। तो बुवाई का जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो हमें फोटोथर्मल यूनिट के आधार पर करना चाहिए। हमारा ग्रोइंग डिग्री डेज कितने दिन का है, उस आधार पर हमें फसल की बुवाई करनी चाहिए। इसके बाद आता है डेप्थ ऑफ सोइंग। देखो, ऑप्टिमम डेप्थ पर हमें बुवाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बहुत उथला बो दिया, बहुत उथला बो देंगे तो उसमें दिक्कत आती है, जैसे एक चिड़िया होती है उनको खा सकता है, या उनका रूट डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है कि नहीं? दूसरी चीज क्या होगी, उनको प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऊपरी सतह पर इवेपोरेशन होता रहता है, नमी का ह्रास होता रहता है, तो जल्दी ड्राइनेस आ जाएगी। तो प्रॉपर मॉइस्चर ना मिलने के कारण भी सीड अच्छी तरीके से जर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है कि नहीं? और आपने बहुत ज्यादा गहरे में बीज को डाल दिया है तो क्या होगा, सीड जो है वो इमर्ज नहीं होगा। बात समझ रहे कि नहीं? सीड इमर्ज नहीं होगा तो जर्मिनेशन पुअर हो जाएगा। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि ना तो बीज को ज्यादा उथला बोना है, ना ही बीज को ज्यादा गहराई में बोना है। बात समझ रहे? उसको ऑप्टिमम डेप्थ पर बोना है। जो कोलियोप्टाइल होता है, लेंथ ऑफ कोलियोप्टाइल, तो कोलियोप्टाइल की लेंथ के अनुसार ही हमें क्या करना है, बीज को उसकी गहराई में देना है।
ना ज्यादा गहराई में देना है, ना ही उसको बहुत उथला रखना, उसको ऑप्टिमम डेप्थ में देना है। 3 से 5 सेंटीमीटर जो ऑप्टिमम डेप्थ होती है उस गहराई पर देना है, जिससे कि बीज आसानी से जर्मिनेट हो जाए, इमर्ज हो जाए और रूट डेवलपमेंट अच्छा हो, फसल हमारी गिरने ना पाए। बहुत ज्यादा उथला बो देते हैं तो उस केस में क्या होता है, जड़ों का विकास अच्छा नहीं होता और फसल हमारी गिर जाती है। बात समझे कि नहीं। अगला है इसमें ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन। ठीक है, देखो ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन किससे आता है, एरिया और स्पेसिंग से आता है। अगर आपने प्रॉपर सीड रेट नहीं रखा है तो क्या होगा, पौधों की संख्या कम होगी, पौधों की संख्या जब कम होगी तो उसमें खरपतवार हो जाएंगे, खरपतवार होंगे तो हमारे फसलों से वो क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे, न्यूट्रिएंट के लिए, लाइट के लिए, स्पेस के लिए, वाटर के लिए, ठीक है, सोलर रेडिएशन के लिए। तो जो प्रतिस्पर्धा करेंगे तो उससे हमारी फसल की उपज में कमी आएगी। बात समझ आएगी नहीं। तो हमें प्रॉपर जो ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन करके रखना है। इसके बाद आता है वैरायटी। वैरायटी देखो सीधी सी बात है, उस वैरायटी का चयन करना चाहिए जो हमारे पर्टिकुलर क्षेत्र रीजन के लिए बनाई गई हो और उसको उसी समय बोना चाहिए जिस समय के लिए वो संस्तुत की गई हो। अर्ली, मीडियम, लेट और रेसिस्टेंट वैरायटी होती है। ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में रेसिस्टेंट हो, इंसेक्ट के लिए रेसिस्टेंट है, डिजीज के लिए रेसिस्टेंट है, तो उस दशा में उसको बोना चाहिए। अर्ली है तो अर्ली में बोना चाहिए, मीडियम तो मीडियम और लेट है तो लेट भी बोना चाहिए, तभी उत्पादन अच्छा देगी। इसके बाद फर्टिलाइजर प्लेसमेंट। देखो फर्टिलाइजर प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, जो नाइट्रोजन होता है उसको हमें स्प्लिट एप्लीकेशन करना है, टुकड़ों में देना है, एक साथ नहीं देना है। ये भी कोई हमें पैसा लगने की बात नहीं है, आप चाहे उसको एकदम बार बार में डाल दो या उसको टुकड़ों में डालो। तो टुकड़ों में जब डालेंगे तो उसका इफिशियंसी बढ़ेगा। दूसरी चीज क्या है, पोटास और जो फास्फोरस है ये बहुत जल्दी फिक्स हो जाते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो इनको हमेशा बुवाई के साथ ही देना है, बीज के बुवाई के नीचे ही देना है, बीज नीचे, फर्टिलाइजर नीचे देना है और बीज उसके ऊपर डालना है। ठीक है, तो मतलब डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए बीज के। बात समझ रहे हैं कि नहीं। हाँ, तो इस दशा में क्या होता है कि जो फर्टिलाइजर प्लेसमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जब तक ये पौधे के पास में होगा, क्योंकि दो प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं, इमोबाइल न्यूट्रिएंट होते हैं, मोबाइल न्यूट्रिएंट होते हैं। तो नाइट्रोजन हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट है, ये कहीं भी डाल दोगे ये पहुंच जाएगा। अगर आपने फास्फोरस और पोटास को बुवाई के बाद दिया है तो उस दशा में क्या होगा, ये बहुत जल्दी फिक्स हो जाते हैं और वो गति नहीं करते हैं, तो इससे जड़ों की पहुंच से दूर हो जाते हैं और जड़ें उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। ठीक है नहीं। इसके बाद वीड कंट्रोल एट क्रिटिकल स्टेज। तो खरपतवार का नियंत्रण करना ही करना है, आप चाहे बाद में कर लें या पहले कर लें, लेकिन एक क्रिटिकल अवस्था होती है, जब एक अवस्था दूसरी अवस्था, जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पौधा जा रहा हो, उस दशा को कहते हैं ड्यूरेशन बिटवीन चेंज अ स्टेज ऑफ क्रॉप। एक ऐसी अवस्था जहां पर फसल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रही है उसको बोलते हैं क्रिटिकल स्टेज। वो ड्यूरेशन जो होता है वो क्रांतिक अवस्था कहलाती है। वहां पर हमें खरपतवार नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है। वो कौन सा होता है, इनिशियली 3 to 4 वीक्स, जो शुरुआत के 3 से 4 सप्ताह होते हैं, उसी सप्ताह में हमें क्या करना है, खरपतवार नियंत्रण करना है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए है, लॉन्ग ड्यूरेशन में ये समय बढ़ जाता है। ठीक है कि नहीं। इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ टाइम ऑफ पेस्टिसाइड। देखिए पेस्टिसाइड जो है, हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, वो भी एक समय पर ही करना चाहिए। अगर आपने इकोनॉमिक इंजरी लेवल के ऊपर पहुंच गया है तब आप जो है कर रहे हैं, यानी कि कीट की इतनी ज्यादा संख्या बढ़ चुकी है कि हम अगर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अपनाएंगे तो हमारा नुकसान ही होगा, उससे फायदा होने वाला नहीं है। तो वहां तक नहीं पहुंचने देना है कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल के ऊपर पहुंच चुका है, उससे पहले हमें जो है इंसेक्ट का कंट्रोल कर लेना है। हमने देखा 2-4 जो है पर स्क्वायर मीटर में 2-4 ऐसे हैं पौधे जो इफेक्टेड हैं, उस दशा में उनको पहले निकाल दें, अदरवाइज हम स्प्रे कर दें। इसके बाद क्या था, चेंज ऑफ केमिकल। देखिए लगातार, चाहे हर्बिसाइड की बात हो चाहे इंसेक्टिसाइड की बात हो, एक ही हर्बिसाइड को, एक ही इंसेक्टिसाइड को बार बार प्रयोग नहीं करना है, उसको चेंज करते रहना, नहीं तो क्या होगा, रेसिस्टेंट पावर डेवलप हो जाएगी और हमारी फसलों के लिए हानिकारक होगा। इसके बाद आता है यूज ऑफ फार्म वेस्टेज। जो भी हमारा फार्म वेस्टेज है, चाहे वो गोबर हो, गौमूत्र हो, बिछावन हो, ठीक है, फसल अवशेष हो, उसको हमें कंप्लीटली यूज कर लेना चाहिए, चाहे कंपोस्ट के रूप में यूज कर लें या उसको मल्च के रूप में यूज कर लें, उसका उपयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा पैसा नहीं लगा है। बात है, ये नॉन मॉनेटरी इनपुट्स होते हैं, तो इनका उपयोग करके हम जो है अपनी फसल के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। आशा करते हैं लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।